थैंक यू सर। आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के छात्र हैं ना? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो बजट आया है, जी सर। उसमें फिस्कल डेफिसिट का क्या एस्टिमेशन है? कितना राजकोषीय घाटा एस्टिमेटेड है? सर एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग है कुछ। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट होती क्या है? सर राजकोषीय घाटा में ये होता है जो सरकार उधार लेती है, उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको सर फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। किस में से माइनस करेंगे उसको? सॉरी सर, उधार जो लिया है उसको जी। कहाँ किस में से माइनस करेंगे? सॉरी सर, मैं अभी क्लियर नहीं। अच्छा, तो राज्यों को उधार लेने की शक्ति है सीधे? सर आर्टिकल 292 में है ऐसा प्रावधान, कुछ जो शर्तों के साथ वो सर जो ले सकती हैं। 292 श्योर है आप? जी सर। या 293? सर जहाँ तक मुझे पता है 292 है। तो वो कहाँ से लेते हैं उधार? सर एक तो केंद्र सरकार देती है और इसके अलावा वो वैदेशिक जो संस्थाएं हैं, बहु विकास संस्थाएं हैं, उनसे भी ले सकते हैं सर। अच्छा जी सर। ठीक है। तो और वो रिफ्लेक्ट होता है फिस्कल डेफिसिट में? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं। चालू खाता और पूंजी खाता समझते हैं देश का? जी सर। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जी क्या मूल अंतर है दोनों में? सर चालू खाता में जो हमारा व्यापार है, आयात और निर्यात जो होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको सर उसमें जो है कैलकुलेट किया जाता है। और पूंजी खाता में सर जो जैसे ऋण लिया जाता है, निवेश जो आ रहा है, इन सबको सर काउंट किया जाता है। और रेमिटेंस को कहाँ रखेंगे? जो विदेशी जो अनिवासी भारतीय उन्होंने पैसा भेजा, अगर जी सर, प्रेषण जिसको कहते हैं, जी सर, उसको किस खाते पर रखेंगे? सर वो एक तीसरा है, मुझे एग्जैक्ट सर उसका नाम नहीं याद आ रहा है। चालू खाता और पूंजी खाता के अलावा एक और सर उसमें होता है। ये खाते तो दो ही हैं, चालू खाता या पूंजी खाता। इन दोनों में किस पर रखा जाना चाहिए? इसमें तो सर वो फिर जो है पूंजी खाता में आएगा। श्योर? जी सर। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है ट्विन डेफिसिट। जी सर। दोहरा घाटा या जुड़वा घाटा जिसको कहते हैं। जी सर। उसमें क्या है? ट्विन में कौन कौन शामिल है? सॉरी सर, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। जी भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है, जी उसका आधार क्या रहा है अब तक? सर अलग अलग आधार रहे हैं, और एक तो भाषा का आधार रहा है, और एक सर उनकी जो विशिष्ट कल्चर है उस क्षेत्र विशेष की, वो रहा है। इसके अलावा सर उनका जो पिछड़ापन या जैसे पहाड़ी एरिया है तो उनको मिला के अलग राज्य बनाए गए हैं। अच्छा, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी हैं भारत में? जी सर। ऐसे राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है? जी सर। जी सर। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? सर आर्टिकल 370 का में जो है स्टेट 370 का में। अच्छा, श्योर है? 370 है आर्टिकल? सर 370 पहले जम्मू कश्मीर का था, उसमें का सॉरी सर, मैं कोई बात नहीं, आगे क्या है? सर उसमें जो स्टेट शामिल हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वो कौन से स्टेट है वो? और सर उसमें जैसे हिमाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं सर, और इसके अलावा सर महाराष्ट्र का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है उसको भी शामिल किया गया है। कर्नाटक का क्षेत्र है कुछ उसमें सर, और सर इतने ही। आप ये बताइए कि भारत के संविधान में जी सर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कोई प्रावधान है वो कहाँ है? सर विशेषकर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कोई प्रावधान है भारत के संविधान में तो वो कहाँ है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। राज्यों के बारे में? सर आर्टिकल 1 में है जो कि भारत का जो विभिन्न राज्यों को मिला के गठन किया गया है, उसमें है सर राज्यों की बात की गई। वो तो है भारत के संघ को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। जी सर। लेकिन राज्यों का वर्णन कहाँ है संविधान में? सर जो भाग 6 है उसमें जो है राज्यों से उनकी जो कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, और सर जो उनके संवैधानिक जो संस्थाओं जैसे महाधिवक्ता, इन सब बारे में बात की गई है सर भाग 6 में। अच्छा, भारत में जितने राज्य हैं वो भी तो कहीं संविधान में वर्णित होगा, अदरवाइज
उसको कहाँ से शक्ति प्राप्त होगी? संविधान से अगर शक्ति प्राप्त करनी है राज्यों को, जी सर। तो राज्यों का नाम कहीं वर्णित होगा संविधान में, जी सर। वो कहाँ है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं सर। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है? सर मेरा ग्रेजुएशन में सर। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस। जी सर। अच्छा। नारीवाद के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? नारीवाद क्या है, इसकी एक दो प्रमुख जो धाराएं हैं वो क्या हैं? सर नारीवाद एक विचारधारा है जिसमें महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका उसमें जो है विचार विमर्श किया जाता है। और सर इसमें एग्जैक्ट सा धारा मुझे नहीं याद आ रही है। अच्छा जी सर। सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है? सर जो सेक्स है वो सर बायोलॉजिकल आता है। और सर सॉरी सर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ सर। जो जेंडर है वो जो बायोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पे जो है वर्गीकृत किया जाता है, वो सर जो है जेंडर आता है। और सेक्स सर जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जो वर्गीकरण किया गया है उसको सर बोलते हैं। अच्छा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, खास करके जो घरेलू हिंसा से जो सुरक्षा के लिए हमारे देश में क्या प्रावधान है? सर एक कानून है घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम जो 2005 में बनाया गया है, वो है। और इसके अलावा सर जो दहेज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसके लिए भी एक जो कानून बनाया गया है। ये कानून आपने पढ़ा है, घरेलू हिंसा के बारे सर में? मैंने बस उसका नाम पढ़ा है, उसके प्रावधान को नहीं पढ़ा है। जी सर। अच्छा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का जो अभी तक रहा है फंक्शनिंग, वो आपके विचार में इसकी दो प्रमुख आलोचनाओं को आप बताइए। सर एक उसकी आलोचना ये की जाती है कि जो पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से नहीं दी गई हैं। उनको वित्त के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसके अलावा जो सर महिला प्रतिनिधित्व की बात की गई 1/3, उसमें सर ज़्यादातर ये देखने में आता है कि महिलाएं निर्वाचित तो होती हैं, लेकिन जो प्रधानपति की संकल्पना है वो सर ज़्यादा उसमें आता है। जैसे गांव में ज़्यादातर जो उनके पति हैं सारे कामकाज वही देखते हैं सर। अच्छा जी। एक मेरा अंतिम सवाल, बहुत जनरल सा सवाल है ये, कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको कहा जाए कि प्रशासनिक सुधार करना है, तो दो आपके सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से होंगे? सर पहला सुझाव ये है जो योजनाओं का क्रियान्वयन है सर, वो सर जमीनी स्तर पे कितने बेहतर तरीके से हो सके इसको लेकर सर किया जाएगा। और इसके अलावा सर जैसे गांव में होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है जैसे उनको, तो उनका जो शिकायत निवारण तंत्र है उनको सर ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं होती है कि हमको कहाँ पे शिकायत करनी है। तो उनको इस जो संदर्भ में जागरूक करके संस्थाओं तक पहुँच बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसी दो समस्याओं के बारे में बताइए, प्रशासनिक या सामाजिक या दोनों, जो उत्तर प्रदेश केंद्रित हो, जो दूसरे राज्यों में आपको कम देखने को मिलता हो। सर उत्तर प्रदेश में प्रशासन के स्तर पे एक अभिजातवादी मानसिकता अभी और जो है राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है। और इसके अलावा सर सॉरी सर अभी कोई बात नहीं। एक बार मुस्कुरा कर दिखाइए, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी तक मैंने देखा नहीं। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से ही हैं ना? जी जी अच्छा सर। प्राचीनतम शहरों के नाम बताइए उत्तर प्रदेश के, काफ़ी सारे हैं उत्तर प्रदेश में तो। जी सर। सर एक जो है काशी है, सबसे प्राचीन शहर वही माना जाता है। और सर प्रयागराज है। और इसके अलावा सर जो है मथुरा है। और अयोध्या को भी सर। वेरी गुड। अब ये जो इतने प्राचीन शहर हैं, जी सर, तो चूंकि आप प्राचीन भारतीय इतिहास के छात्र भी रह चुके हैं, जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतिहास में शहर की उत्पत्ति और कालांतर में उसके शहर बने रहने की जो प्रक्रिया है, जी सर, उसमें व्यापार और वाणिज्य की क्या भूमिका होती है? सर व्यापार और
वाणिज्य की पहली भूमिका ये है कि जो उत्पादन स्थल होते हैं वो जो है नगरीय केंद्रों के आसपास होते थे, तो वहाँ पे एक तो कारण ये है सर। क्या सभी शहर इतिहास में उत्पादन के ही केंद्र रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स रहे हैं, या नहीं सर, अलग उसका अलग स्वरूप कारण दूसरा रहे भी हैं हो सकता है? सर, अलग अलग कारण रहे हैं। और कुछ जो है सर वो व्यापार के केंद्र रहे हैं, जैसे वहाँ पे नदियों का संगम है, जो व्यापारिक रास्ते हैं उसके पास से गुजरते थे, तो वो शहर भी हुए हैं। और इसके अलावा सर धार्मिक कारण भी रहे हैं जो है शहरों के उत्पत्ति के। और एक कारण सर जो प्रशासनिक भी कारण रहा है, जो पहले जनपद एडमिनिस्ट्रेटिव जी टाउन्स, जी सर, रिलीजियस सेंटर्स, जी सर, ट्रेड टाउन्स। जी सर। वैसे ही कुछ शहर जो हैं वो एग्री बेस्ड भी होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड भी होते हैं, सर या एग्रेरियन प्रोडक्ट्स, या एग्रेरियन अर्बन सेंटर्स कह सकते हैं। सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक प्रदेश जिसके पास इतने प्राचीन शहर हो, वैसा प्रदेश जब अपने निवेशकों को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करता है, तो उसे यह पक्ष भी उद्धृत करना चाहिए? स्वाभाविक तौर पे सर ये करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है उसका एक पक्ष जाता है कि कितना हमारा समृद्ध जो है परंपरा रहा है। और इस सर निवेश के और भी पक्ष शहरों के किसी प्रदेश में होने और इतनी संख्या में, प्राचीन शहरों के इतनी संख्या में निरंतर होने से प्रदेश की जो संस्कृति है, जी सर, उसमें एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म आता है। आप समझते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है? एग्जैक्ट सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। अच्छा, चलिए अंतिम सवाल आपसे इतिहास से ही जुड़ा हुआ। इतिहास की समझ लोगों में जो होती है, एक तो मुख्य धारा अकादमिक इतिहास होता है, जी सर, और दूसरी समझ लोक में व्याप्त इतिहास के तौर पर भी होती है। दोनों में क्या फर्क होता है? सर जो अकादमिक इतिहास होता है वो साक्ष्यों से प्रमाणित होते हैं, और सर जो लोक प्रचलन में होते हैं उसमें ज़्यादातर मिथक की भूमिका होती है सर। वो सर मिथक को ही इतिहास मान लेते हैं। जैसे सर प्रशासक के तौर पर आपको दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल दिखता है? सर एक प्रशासक के तौर पे हमें जो है साक्ष्यों से प्रमाणित करना ज़्यादा जो है मायने रखता है। मायने मैंने नहीं पूछा। जी सर, सर प्रशासक के तौर पे तो जो अकादमिक इतिहास है उसी को मान्यता दिया जाना चाहिए। चाहिए भी मैंने नहीं पूछा। जी सर, सर वही सर हमें जहाँ तक लगता है कि जो अकादमिक इतिहास है प्रशासक के लिए वही उपयोगी है। थैंक यू। एक गुड गवर्नेंस का एक प्लेटफॉर्म है प्रगति। जी सर, सुना है? जी सर, प्रगति एक्सपांड कीजिए सर। ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें सरकारी प्रगति को एक्सपांड कीजिए। प्रगति इज एन एक्रोनिम। जी सर, उसको एक्सपांड कीजिए। क्या है? सॉरी सर मुझे भी याद नहीं। अच्छा आप बताइए, क्या बता रहे थे, क्या होता है उसमें? सर ये एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उसका जो है निगरानी किया जाता है, और इसके अलावा विभिन्न विभागों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इस जो संदर्भ में उसमें काम किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आप भी बताइए। थैंक यू सर। क्या लगा, कैसा था आपका परफॉर्मेंस? सर थोड़ा वॉइस लेवल कम है, और कुछ फैक्ट पोल्ट्री वाला सर उसको क्लियर नहीं। क्या सर पोल्ट्री वाले जो फैक्ट हैं अच्छा। वो सर जो है कंफ्यूज कर गए हैं। हम लोगों को भी यही लगा कि आपका, सर ने भी बताया कि डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, और उससे उसका एक प्रतिफल ये भी होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी सर, क्योंकि हम लोग बहुत जनरल चीजें पूछ रहे थे, एकदम डेप्थ में जाकर के कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। जी ठीक है, संविधान में राज्यों के बारे में कहाँ अधिकार दिए गए हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। सेक्स और जेंडर में जो फर्क है पहले आप सही बता रहे थे। जी सर, वो कंफ्यूज हो गए सर। पता नहीं क्यों आप पहले सर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। संविधान में अगर मान लो अनुच्छेद याद नहीं है, जी सर, देन डोंट कोट। ओके सर। मान लो कहा 292, जी सर, मैंने कहा 293, तुमने कहा नहीं, इसका मतलब कि दोनों नहीं आता।
292 इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी सर। भारत सरकार या केंद्र सरकार जब उधार लेती है वो 292 है। जी सर। राज्य सरकारों के लिए 293, 370 कह दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सर वो 370 का मुझे पता नहीं, 371 है वह। हाँ जी सर वो बात। 371 है ना वह। जी तो अगर श्योर नहीं हो, दूसरा इन्होंने अनुसूची पूछी थी, राज्यों के नाम कहाँ लिखे गए? कहाँ लिखे हुए हैं? सारे राज्यों के नाम हैं, ठीक है, अनुसूची में है ना। जी सर वो अनुसूची में। संविधान में कहाँ है? सर पहली अनुसूची में है ना। जी सर। तो अनुसूची सर भी मुझे संविधान का अनुच्छेद हिस्सा है। मतलब जो रिकॉल कर रहा था हाँ, अनुच्छेद में कहाँ अगर है? श्योर नहीं हो तो आंसर नहीं देना, कहा ना अनुच्छेद याद नहीं है सर। जी जी सर। सर हाँ प्रदीप जी, तो अब तो नाम आपका जी मैं ले सकता हूँ। जी सर। तो थोड़ा आंसर का आपका कंटेंट इम्प्रूव होना है, उससे एनर्जी लेवल भी आपका आंसर आपका जो लो कॉन्फिडेंस है वो भी जाएगा। और आप बेवजह अगर आप ये सोच रहे हैं, चूंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, जी सर। फैक्ट्स से इम्प्रेस करने का दौर वो आपने पूरा कर लिया है, जी तो उससे उस भय से आक्रांत नहीं रहे। अब आपकी फैक्ट नहीं आ रहा है 371 या उसका क या ख, हाँ। जी सर। वो अगर उसमें कंफ्यूजन है उसको आप सेट असाइड कीजिए। अगर समझ आपकी ठोस है तो वो चीज़ आने दीजिए सामने, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट में आपको फैक्ट्स का जो टेरर होता है जी उससे आप अपने आप को फ्री कर लीजिए। ठीक है सर। और कई बार इंटरव्यूअर्स आपको फैक्ट से बॉम्बार्ड भी करते हैं, उनका आशय ये नहीं होता है कि आपको ये करना, आप समझ अपनी निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो आपको ऐसा लगेगा कि इंटरव्यू खराब हुआ, लेकिन वो इंटरव्यू आपका अच्छा होता है, ओके सर। ठीक है, अगर आप समझ को बाहर ले पाए। अब जैसे जेंडर वाले में शुरू कर रहे थे ठीक ठाक, और उसके बाद फिर पता नहीं क्यों आपको लगा कि फेशियल रिएक्शन से ऐसा, कई बार हम लोग डिसीव भी करते हैं जी जी कि सर। बोल रहे हो सही लेकिन फिर भी ऐसे किए हुए हैं तो तुम्हें लगा कि अरे रे, लगता है गलत हो रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट हो गया, जी जी सर। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप में रहिए और विश्वास के साथ, एक एश्योरेंस के साथ परफॉर्म कीजिए। कब है इंटरव्यू आपका? सर परसों 28। परसों है। अच्छा, तो अब परसों ही है। हाँ, जी तो अब बिल्कुल एश्योरेंस ही आपका आधार होना चाहिए। अब जी। आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं जी, फैक्चुअली। फील एश्योर्ड, जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो एश्योरेंस के आधार पर ही होगा। ठीक है जो नहीं आता उसको कह देना सॉरी सर मुझे याद नहीं है, स्ट्रेट अवे, कोई सर। दिक्कत सॉरी नहीं बोलने का तरीका कैसा? ऐसे ही जैसा सर ने कहा। जैसे सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा गिल्ट नहीं बोल, फिर आप बात समझे नहीं। फैक्ट्स को दिखाने का समय ये नहीं है, जी जी ठीक सर। है। वो आप कर चुके हैं, वो कर चुके हैं तभी आप यहाँ हैं। जी सर। तो गिल्ट के साथ नहीं बोलना सॉरी सर आई डोंट नो, आई डोंट एग्जैक्टली, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन जो इस पर मेरी समझ है वो ये है। ठीक है सर। ठीक है सर। ना। हॉबी क्या है तुम्हारी? सर योगा मैंने रखा है। अच्छा, तो वो तो करते हो ना योगा? हाँ सर, प्राणायाम और योगा कुछ आसन पर उसके करता लिए हूँ। तैयार रहना थोड़ा। जी जी सर। बस ठीक है, ठीक। चलो थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। थैंक यू सर।